स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि। वेटनरी पैथोलॉजी में हम आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इन्फ्लेमेशन को? सूजन। सूजन। और इन्फ्लेमेशन जो वर्ड है ये एक लैटिन शब्द इन्फ्लेमियर से लिया गया है। इन्फ्लेमियर का मतलब है टू सेट ऑन फायर, मीन्स आग लगा देना। यानी एक तरह से इन्फ्लेमियर का मतलब हुआ जलन होना, लेकिन सूजन में जलन के साथ साथ और परिघटनाएं भी होती है। उन सभी परिघटनाओं को सेल्सस नामक वैज्ञानिक ने कार्डिनल साइंस कहा, और सूजन के 5 कार्डिनल साइंस होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सूजन के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है सूजन। तो सूजन शरीर की एक रक्षात्मक क्रिया है, बॉडी की सेल्स की, बॉडी के टिश्यू की एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से बुखार आता है, बुखार कोई बीमारी नहीं होती, बुखार एक बॉडी का रेस्पॉन्स होता है उस पैथोजन के लिए। जैसे मान लीजिए शरीर में कोई बैक्टीरिया या हानिकारक पैथोजन घुसा, उसकी उसके गुणन को, उसकी वृद्धि को कम करने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है। इसको हम बोलते हैं फीवर या पायरेक्सिया। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम मलेरिया पैरासाइट का, जो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस प्लाज्मोडियम की ग्रोथ कम हो जाती है। तो शरीर खुद की सुरक्षा के लिए बुखार या फीवर या हम कहें खांसी है, लंग्स में कोई एक्सटर्नल चीज गई, पार्टिकल गया, उसके कारण जो खांसी होती है वो एक रिफ्लेक्स होता है बॉडी का, उसको बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा छींक है, नाक के अंदर या नेजल मिकोजा से कोई टच हुआ, या कोई जैसे ठंडी हवा, धूल के कारण मक्खी, मच्छर कुछ भी घुसा, तो शरीर उसके रेस्पॉन्स में क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म और एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के रूप में ये होती है। तो सूजन भी एक शरीर की कोशिकाओं की एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है, एक रेस्पॉन्स है बॉडी की सेल्स की अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट में है? जो शरीर में प्रवेश करने वाला पैथोजन है, अथवा कोई चोट है, मोच है, इस प्रकार की कोई भी ट्रॉमा है। जैसे मान लीजिए किसी के हमने किसी के चोट दी, चोट के कारण जो बॉडी के टिश्यूज का रेस्पॉन्स क्या हुआ कि वहां पर सूजन आ गई। मधुमक्खी ने डंक लगाया, तो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, फार्मिक एसिड, और फार्मिक एसिड बॉडी के अंदर घुसा, स्किन के अंदर घुसा, इसके इरिटेट होने के कारण, इसके जलनकारी होने के कारण वहां की सेल्स डैमेज होने लगती हैं। अब हमारी बॉडी की सेल्स उसके आसपास जो स्थित है लोकल, वो क्या करती हैं, काफी सारा फ्लूइड एक्जुरेट के रूप में निकालती हैं, उस एरिया में सूजन कर देती है। तो सूजन के कारण एक तो जो बाहर से आया हुआ विषैला पदार्थ या टॉक्सिन या जो कारक है वो डाइल्यूट हो जाता है, वो पतला हो जाता है। पतला हो जाता है तो उसकी दक्षता या उसकी जो नुकसान करने की क्षमता है वो कम हो जाती है डाइल्यूट होने के कारण। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि सूजन मेमेलियन टिश्यू की एक रेस्पॉन्स होती है उस कारक के प्रति। एवियन इन्फ्लेमेशन यानी पक्षियों में होने वाली सूजन अलग प्रकार की होती है। यहाँ पर हम मेमेलियन टिश्यू की इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हैं, यानी इन सूजन जो कि स्तनधारियों के शरीर में होती है। तो हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं, सूजन को, इन्फ्लेमेशन को। तो इन्फ्लेमेशन को हिंदी में कहते हैं सूजन, और एक लैटिन शब्द इन्फ्लेमियर से लिया गया है, और इन्फ्लेमियर का मतलब टू सेट ऑन फायर, यानी एक तरह से इसका मतलब होता है जलन। तो लैटिन शब्द इन्फ्लेमेशन लैटिन शब्द से बना है। क्या है सूजन? हानिकारक उत्तेजनाओं की के
विरोध में, हानिकारक उत्तेजनाओं के विरोध में शरीर के ऊतकों की एक जटिल कॉम्प्लेक्स, जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स यानी कठिन जटिल प्रतिक्रिया है, यानी बॉडी की एक कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्स है किसके प्रति, हानिकारक उत्तेजनाएं। अब ये हानिकारक उत्तेजनाएं क्या क्या हो सकती है, हानिकारक उत्तेजनाओं में जैसे कोई भी जीवाणु हो गया, कोई भी विषाणु हो गया, कोई भी टॉक्सिन हो गया, चोट हो गई, ये सभी हानिकारक उत्तेजना के अंदर आ जाएगा। या फिर रोगजनकों या जलन, रोगजनक का मतलब होता है पैथोजेंस, पैथोजन में कोई भी आ सकता है, बैक्टीरिया, वायरस। रोगजनकों अर्थात पैथोजन, जलन अथवा अन्य कारकों, अदर फैक्टर्स के प्रति मेमेलियन टिश्यू की यानी स्तनधारी के ऊतकों की, मेमेलियन टिश्यू की स्तनधारी के ऊतकों की रक्त वाहिनियों यानी ब्लड वेसल्स व कोशिकाओं की यानी सेल्स की सम्मिलित प्रतिक्रिया है। यानी कि इसमें सूजन में केवल कोई कोशिका के कारण ही नहीं आती, हम आगे इन्फ्लेमेटरी सेल्स पढ़ेंगे, बहुत सारी मैक्रोफेजेज, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस प्रकार से मास्ट सेल्स सभी पढ़ेंगे। तो इसमें सेल्स का ही योगदान नहीं होता, सेल्स के अलावा ब्लड वेसल्स का भी योगदान होता है, अर्थात कोशिकाओं और रक्तवाहिनियों की एक कंबाइंड प्रोसेस होती है, एक सम्मिलित प्रतिक्रिया होती है सूजन। तो यहां तक जो क्वेश्चन बनता है ये लैटिन शब्द है। हानिकारक जो उत्तेजनाएं हैं उनके लिए बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सूजन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके जो कार्डिनल साइंस है, तो इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होता है वो सब लक्षण के रूप में हम पढ़ सकते हैं इसको। कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के कार्डिनल साइंस कौन कौन से हैं। तो एक वैज्ञानिक था सेल्सस, सेल्सस ने कितने कार्डिनल साइंस दिए थे, 4 कार्डिनल साइंस। कार्डिनल साइंस का मतलब एक तरह से लक्षण, जो मुख्य लक्षण है वो कितने दिए थे, 4। तो सेल्सस ने 4 कार्डिनल साइंस कौन कौन से दिए। सबसे पहला है रूबर, ये लैटिन भाषा के अंदर ही है रूबर। रूबर का मतलब होता है रेडनेस, इसका मतलब लालपन या लालिमा। जहां भी सूजन आएगी वहां पर चूंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा, एक तरह से एक्टिव हाइपरेमिया हो जाएगा। उस एक्टिव हाइपरेमिया के कारण खून का प्रवाह बढ़ने से वहां पर लालपन हो जाएगा। यानी एक पहला कार्डिनल साइन हो गया इसका कौन सा, हाइपरेमिया या फिर रूबर या रेडनेस। दूसरा कार्डिनल साइन है इसका ट्यूमर। ट्यूमर, ट्यूमर क्या होता है, एक गांठ होती है। ट्यूमर का मतलब होता है स्वेलिंग, और स्वेलिंग का मतलब वहां पर उठाव हो जाएगा, वो ऊतक उभरा हुआ महसूस होगा, यानी वो मोटा हो जाएगा, क्योंकि एक्जुडेट्स ब्लड के फ्लो के बढ़ने के कारण वहां पर काफी सारा मटेरियल या पदार्थ, तरल पदार्थ इकट्ठा होने के कारण वो मोटा हो जाएगा। सूजन के कारण जो अंग है वो मोटा हो जाएगा। तो ये दूसरा कार्डिनल साइन हो गया, मोटा होना। तीसरा है कैलर। कैलर जो वर्ड लिया गया है ये कैलोरी से लिया गया है, और कैलोरी किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का, और यहाँ पर उष्मा के रूप में
हीट के रूप में ऊर्जा होती है। तो ये जो ऊर्जा या हीट, ये गर्मी क्यों हुई? क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ा। ब्लड का फ्लो बढ़ता है, किसी भी ऊतक में ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे हम देखते हैं सर्दियों में शरीर के दूरस्थ जो हिस्से होते हैं वो तो रहते हैं ठंडे, जैसे ईयर टिप्स है, टेल है जानवर की, ये सब तो कूल रहते हैं क्योंकि वहां पर ब्लड इतना नहीं जाता। या फिर हम यूं कहें कि कहीं चोट लग गई तो चोट लगने के बाद उस एरिया पर हम फील करके देखते हैं बॉडी में, तो वो हमें गर्म महसूस होता है क्योंकि उस ऊतक को रिपेयर करने के लिए वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ा हुआ है। और जब ब्लड का फ्लो बढ़ा हुआ है यानी उसकी एक तरह से रिपेयरिंग चल रही है। ये नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक क्रिया है। उसकी रिपेयरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ब्लड जा रहा है ज्यादा मात्रा में तो ऑक्सीजन भी जा रही है, उसके साथ पोषण भी जा रहा है और वो ऊतक रिपेयर हो रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन में क्या हुआ, वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ा। ब्लड फ्लो बढ़ा तो ब्लड का टेम्परेचर अन्य जो शरीर के दूरस्थ भाग होते हैं उनसे ज्यादा होता है। तो कैलर मतलब हीट, यानी वहां पर क्या उत्पन्न हो गया? हाइपरथर्मिया। उस पार्ट पर, उस बॉडी के पार्ट पर जहां पर सूजन आ रही है वहां पर कौन सा कार्डिनल सिम्टम उत्पन्न हो गया? कैलर। कैलर के बाद डोलोर। डोलर क्या होता है? यानी पेन। यहां पर क्या होएगा? दर्द। और दर्द भी कैसा होएगा? बर्निंग पेन, यानी जलन। बर्निंग पेन, जलन महसूस होगी। सूजन किसी भी कारण से आई हुई हो। ये चार जो कार्डिनल साइंस हैं ये तो दिए थे सेल्सस ने। और इसके बाद जो अगला कार्डिनल साइन दिया वो बाद में दिया गया और वो दिया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। रुडोल्फ विर्चो को फादर ऑफ सेल्यूलर पैथोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी भी कहा जाता है। तो रुडोल्फ विर्चो ने कौन सा? फंक्शियोलेशिया यानी कार्यविहीनता, लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन मतलब कार्यविहीनता, यानी वो ऊतक, वो टिश्यू जिसमें सूजन आ रही है वो प्रॉपर रूप से जैसे कार्य करना चाहिए वैसे नहीं कर पाएगा। और ये वाला जो कार्डिनल साइन दिया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था। विर्चो जो साइंटिस्ट था उनके द्वारा दिया गया था। कौन सा? फंक्शियोलेशिया यानी कार्यविहीनता। अब सूजन के हमने लक्षण पढ़े, इसके अंदर इनको कार्डिनल साइंस कहते हैं। अब हम इनके कारण पढ़ लेते हैं कि सूजन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। वैसे सूजन शरीर के लिए फायदेमंद होती है या शरीर के फायदे के लिए शरीर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जब शरीर में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है तो उसके कारण डेथ भी हो जाती है, जिसको हम एनाफाइलेक्टिक शॉक के रूप में देख सकते हैं। या शरीर का जो ब्लड वेसल्स, बॉडी के अंदर ब्लड होता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है और ब्लड वेसल्स में से वो एक्जुडेट छन छन करके ईसीएफ में आ जाता है या बाहर निकल जाता है, जिससे रक्त का आयतन घट जाता है। ब्लड का वॉल्यूम घटने के कारण हार्ट पूरे शरीर को ब्लड को पंप नहीं कर पाता, एक तरह से रक्त गाढ़ा हो जाता है। इस प्रकार एक रिएक्शन होती है बॉडी की, एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसलिए एक आध जो कई बार जहरीले कीट काट लेते हैं, जैसे एक मधुमक्खी ने खाया वो लोकल एरिया सूज जाएगा, लेकिन बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ काटेंगी तो बहुत सारा इरिटेंट मटेरियल मतलब फार्मिक एसिड बॉडी के अंदर जाएगा और शरीर में बहुत सारी सूजन होगी, जिसके कारण वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए सूजन में कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे हिस्टामिन है, सीरोटोनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, जैसे आइकोसानोइड्स हैं। तो इन केमिकल्स को भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कुछ सूजन में सेल्स भी योगदान देती हैं, यानी सेल्स का भी काफ़ी रोल होता है। इन सेल्स का भी हम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर सूजन के जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, या फिर जिनको हम इटियोलॉजी कह सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इटियोलॉजी ऑफ इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का क्या क्या कारण है, कारण क्या क्या हो सकते हैं, सूजन क्यों हो सकती है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें इन्फेक्टिव एजेंट्स यानी संक्रामक जो कारक है। इन्फेक्टिव मतलब संक्रामक, जो संक्रमण करते हैं
तो इनमें कौन कौन से कारक हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु जीवाणु की बात करें हम, जैसे एचएस का बैक्टीरिया होता है, पास्चुरोला मल्टोसिटा, उसके कारण यहाँ पर गले में सूजन आ जाती है। या फिर हम अन्य जीवाणुओं की बात करें, एक्टिनोबैसिलोसिस रोग होता है, एक्टिनोमाइकोसिस होता है, या फिर क्लोस्ट्रीडियम चौव्याई होता है, या परफिंजेंस होता है। तो ये सूजन पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद बात करें हम विषाणु, तो विषाणु का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम बात करें वायरस की, तो वायरस में एफएमडी का वायरस है, मुख के अंदर सूजन करता है, खुरों में करता है। तो यानी विषाणु कोई सा भी हो, सूजन इन्फ्लेमेशन कर सकता है, यानी एक तरह से सूजन के कारक का कार्य कर सकता है। इसके अलावा परजीवी भी हो सकता है, जैसे दाद में क्या होता है, फंगस होता है, कवक यानी फंगस जो कि इन्फ्लेमेशन करता है। या जो अन्य प्रकार के जीवाणु है, जैसे रिकेट्सिया है, क्लेमाइडिया है, या फिर जो प्रियोन है, ये भी क्या कर सकता है, सूजन। तो यानी जो संक्रामक कारक हैं वो क्या कर सकते हैं, सूजन कर सकते हैं। तो पहले कारक हो गए सारे संक्रामक कारक, जो कि जैविक भी हो सकते हैं। दूसरे कारक है फिजिकल यानी भौतिक कारक, फिजिकल एजेंट्स, यानी सूजन के हम कारक पढ़ रहे हैं, भौतिक कारक, भौतिक कारक। तो देखिए भौतिक में क्या क्या हो सकता है, भौतिक में हो सकता है जैसे तापमान, ताप यानी हीट। हम किसी भी शरीर के अंग को अगर बहुत ज्यादा हीट देंगे तो वहां पर सूजन आ सकती है। रेडनेस तो हो जाती है, कॉमनली हम सर्दियों के अंदर आग के आसपास बैठते हैं तो हाथ रेड हो जाते हैं लगातार टेम्परेचर देने से, क्योंकि वहां पर हाइपरीमिया हो जाता है। लेकिन ये जो स्टिमुलस दे रहे हैं ये बहुत ज्यादा दे दिया या कहीं जल गए, तो उस कंडीशन में वो कंडीशन में सूजन आ जाती है। और सूजन का जो कारण रहा क्या रहा, हीट रहा, टेम्परेचर रहा। तो टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है। कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड, जैसे LN2 की हम बात करें, बहुत ही कूल होती है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अंदर अगर बॉडी का कोई पार्ट छू जाए या उस बॉडी के ऊपर गिर जाए तो वो उसमें भी सूजन आ जाती है। तो इसका कारण ये भी हो गया टेम्परेचर की कमी, यानी कोल्ड भी हो गया। अगला जो सूजन का कारक है यानी भौतिक कारक है, उसमें हम बात करें ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या होता है, चोट, या मैकेनिकल ट्रॉमा कह सकते हैं, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, गिर गया, कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी सूजन आ जाती है। तो ये भौतिक कारक में ही आएगा। कोई विकिरण है, जैसे रेडिएशन है, रेडिएशन बॉडी के किसी पार्ट पे गिरी, कौन कौन सी रेडिएशन हो सकती है, एक्सरे हो सकती है, गामा रे हो सकती है, कॉस्मिक रे हो सकती हैं। तो किसी भी प्रकार की रेडिएशन गिरी तो वो भी क्या है, एक भौतिक कारक है। इस कारण भी क्या आ सकती है, सूजन आ सकती है। अगला है रासायनिक यानी केमिकल, केमिकल एजेंट्स, यानी कौन सा कारक हो गया, रासायनिक कारक। तो इसमें क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे किसी भी जीव के अंदर, आर्थ्रोपोड कोई जीव है, एरेक्निड्स है, यानी जो छोटे जीव होते हैं, या सांप है, या फिर और कोई जीव है, उसके विषैले पदार्थ हो सकते हैं, उसके टॉक्सिन्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स हो सकते हैं, यानी इसके अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा आ सकती है। या फिर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो कुछ ऐसे अकार्बनिक टॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर प्रवेश करके या बॉडी के टच में आने से भी सूजन आ सकती है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे लेड हुआ, भारी धातुएं हुई, हैवी मेटल्स हुई, बहुत सारे पॉइजन्स होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, यानी केमिकल की रेंज बहुत बड़ी है। तो पॉइजन कोई सा भी हो
कोई सा भी पॉइजन हो सकता है जो क्या कर सकता है, सूजन कर सकता है, यानी रासायनिक कारक भी बहुत सारे हो सकते हैं। अगला कारक है, अगला फैक्टर है इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल में जैसे एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन है। इम्यूनोलॉजी की तरफ से हम बात करें, नाक के अंदर अगर मान लो कोई ऐसा पार्टिकल जाता है तो जो एलर्जी है एक तरह से वो भी एलर्जी रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, वो सभी इसके अंदर आ गई। जैसे ठंडी हवा के जाने से नाक की जो नेजल म्यूकोजा होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन के कारण वहाँ पर से एक्जुरेट निकलता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूकस प्रोडक्शन होता है। तो सर्दी में अचानक से ठंडी हवा में जाने से राइनाइटिस हो जाता है। राइनाइटिस में नेजल सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं और उस प्रकार की इन्फ्लेमेशन को हम कटरल इन्फ्लेमेशन कहते हैं, क्योंकि वो म्यूकोसा में हो रही है। तो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कारण क्या आती है, सूजन आती है। इनर्ट मटेरियल्स भी हो सकते हैं, इनर्ट यानी अक्रिय पदार्थ, बहुत सारे अक्रिय पदार्थ भी हो सकते हैं जो सूजन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल मतलब पोषणात्मक कारक, जैसे किसी भी विटामिन की, किसी भी खनिज की कमी या अधिकता। जैसे कोई विटामिन है उसकी अधिकता या कमी, खनिज है मिनरल है उसकी कमी या अधिकता, जैसे अधिकता हुई या कमी हुई, दोनों ही कारक। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है तो मसूड़े सूज जाते हैं, तो वो भी कारक हो गया। या फिर विटामिन ए की बात करें हम तो विटामिन ए से न्यूट्रिशनल राउप हो जाता है मुर्गी में, इसोफेगस के अंदर इन्फ्लेमेशन, या आई से रिलेटेड स्किन में डर्मेटाइटिस हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया हो जाता है। तो बहुत सारे कारक हो सकते हैं। मिनरल्स में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनकी कमी या अधिकता के कारण कहीं कहीं सूजन या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स तो काफी सारे हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्रोटिक टिश्यू। बॉडी के अंदर कोई किसी भी जगह अगर मान लो कहीं नेक्रोसिस हो गया, यानी सेल्स डेथ हो गई, लोकल डेथ ऑफ टिश्यू या सेल्स हो गया, तो उस नेक्रोटिक टिश्यू के कारण भी सूजन आ सकती है। और इसीलिए जो ड्रेसिंग करते हैं तो जो मृत पार्ट होता है, डेड पार्ट होता है उसको, या डेब्रिस होता है उसको रिमूव करना पड़ता है, तब जाकर के हीलिंग अच्छे से होती है। तो ये क्या हो गए, सारे कारण हो गए किसके, इन्फ्लेमेशन के, यानी सूजन के कारण। अब हम समय के हिसाब से इन्फ्लेमेशन को दो भागों में बांटते हैं। वैसे एक्जुरेट के हिसाब से भी हम पढ़ेंगे और टाइम के हिसाब से भी पढ़ेंगे। तो टाइम के हिसाब से हम देखें इन्फ्लेमेशन के प्रकार, तो यहाँ पर टाइप्स एग्जाम के हिसाब से हम शॉर्ट में टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसके दो टाइप्स है इन्फ्लेमेशन के, एक तो एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट मतलब नाम से ही पता चल रहा है कम समय के लिए, एक्यूट मतलब कम समय के लिए, यानी तुरंत होने वाली जो इन्फ्लेमेशन है वो कौन सी है, एक्यूट। क्रोनिक का मतलब जो लंबे समय तक चले या जिसमें टाइम लगे उसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन की एक्यूट जो स्थिति होती है वो फास्ट होती है एक तो, यानी कुछ मिनटों से लेकर के घंटे के अंदर ये हो जाती है, यानी टाइम कम लगता है। तो एक फैक्टर तो क्या हो गया एक्यूट के अंदर, टाइम। और जबकि क्रोनिक वाली जो होती है वो स्लो होती है, यानी धीमे धीमे होती है और इसमें टाइम ज्यादा लगता है, टाइम अधिक, यानी इसमें डेज तक लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं। यहाँ पर कुछ मिनटों से घंटे लगते हैं, ये फास्ट होती है, जबकि यहाँ पर दिन भी लग सकते हैं। अब इसमें जो
नुकसान होता है वो कम होता है, इसमें नुकसान कम होता है, इसमें नुकसान अधिक होता है। क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हम देखते हैं, जैसे मेस्टाइटिस में भी क्रोनिक मेस्टाइटिस हो जाती है तो उसमें ऊतक में टिश्यू में फाइब्रोसिस हो जाता है, तो लॉस यहाँ पर अधिक होता है। और ये फास्ट होती है लेकिन ठीक भी ये जल्दी होती है, ये धीमी होती है लेकिन इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है ठीक होने में। अब एक्जुडेट की बात करें तो इसमें सेल्स कौन सी होती है एक्यूट में? मुख्यतः न्यूट्रोफिल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, वो एक्जुडेट जो होता है, एक्जुडेट का मतलब होता है स्राव। एक्जुडेट का मतलब होता है स्राव कह दो, किसी ऊतक का स्राव या उसका पीप या उससे जो निकला हुआ द्रव है, निस्राव भी कह सकते हैं इसको, उससे हम क्या कहते हैं? एक्जुडेट। तो एक्जुडेट वर्ड कई बार आएगा। एक्जुडेट का मतलब उन सेल्स के द्वारा जो तरल पदार्थ निकाला गया है उससे है। तो यहाँ पर एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक के अंदर जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो मेनली मोनोसाइट्स होती हैं। मोनोसाइट जानते हैं हम, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, और मैक्रोफेजेज होती हैं। मैक्रोफेजेज भी कई टाइप्स की होती हैं। तो इसकी जो एक्जुडेट के अंदर, एक्जुडेट में यहाँ पर क्रोनिक के अंदर क्या होती है? मैक्रोफेजेज या मोनोसाइट। एक्जुडेशन इसमें ज्यादा होता है, इसमें स्राव ज्यादा निकलता है, यानी एक्जुडेशन एक्यूट के अंदर एक्जुडेशन अधिक होता है। एक्जुडेशन अधिक, यहाँ पर एक्जुडेशन क्रोनिक के अंदर एक्जुडेशन कम होता है। अब स्केरिंग होता है, एक स्केरिंग की प्रोसेस जो कि, या फिर जिसको फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। तो फाइब्रोसिस की क्रिया जो होती है क्रोनिक के अंदर होती है। तो इसके अंदर फाइब्रोसिस या स्केरिंग होता है, और जो टिश्यू है वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाता। क्रोनिक वाली में ऊतक रीजनरेशन नहीं होता, यानी रीजनरेशन इसमें कम होता है या नहीं होता। इसमें जो एक्यूट वाली है इसमें रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब किसी खोए हुए या नष्ट हुए भाग का पुनः बन जाना रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहलाता है। वो इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता या एक्यूट वाली इन्फ्लेमेशन में पुनरुद्भवन ज्यादा होता है। तो ये टाइप किसके हिसाब से हो गया? टाइम के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इन्फ्लेमेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट फास्ट, क्रोनिक जो होती है स्लो होती है। इसमें एक्यूट के अंदर नुकसान टिश्यू को कम होता है, यहाँ पर नुकसान अधिक होता है या समय भी अधिक लगता है। तो इन्फ्लेमेशन के लिए कई बार एक कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या सूजन एक संक्रमण है? तो सूजन या इन्फ्लेमेशन संक्रमण नहीं है। संक्रमण मतलब इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन इज नॉट इन्फेक्शन, नॉट एन इन्फेक्शन, यानी सूजन क्या है? संक्रमण नहीं है। सूजन संक्रमण नहीं है। ये क्या है? बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है, ये शरीर का की क्या है? प्रतिक्रिया है, रेस्पॉन्स है। किसी भी क्रिया के विपरीत या क्रिया के बदले में शरीर की प्रतिक्रिया होती है, या फिर कहीं भी जो न्यूटन का जो हमने थर्ड लॉ पढ़ा है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो इसी प्रकार से जो क्रिया हुई शरीर पर, जलन हुई, चोट लगी, इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी ऐसा बॉडी की सेल्स को डैमेज करने वाला काम हुआ, कोई भी इंजरी हुई, तो उस इंजरी के विरोध में शरीर की क्या है? ये रेस्पॉन्स है, बॉडी की क्या है? प्रतिक्रिया है। अब हम दूसरी तरह से और बांट देते हैं इन्फ्लेमेशन को एक्जुडेट के हिसाब से। एक्जुडेट यानी कोई स्राव है, कोई तरल पदार्थ निकल रहा है,
के आधार पर किसके प्रकार, इन्फ्लेमेशन के प्रकार यानी सूजन के प्रकार। तो इसमें हमें थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले है कटरल इन्फ्लेमेशन। कटरल इन्फ्लेमेशन क्या होती है, ये श्लेष्मा से संबंधित होती है। जहां भी म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जैसे अंदर के जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सारे म्यूकस से कवर्ड है, श्लेष्मा से कवर्ड है। इंटेस्टाइन का जो अंदर का हिस्सा है, तो इस इन्फ्लेमेशन की क्या खास बात है, पहली बात श्लेष्मा में होती है, श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन में होती है। दूसरी बात, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एक्जुडेट निकलता है, तो एक्जुडेट अधिक मात्रा में इसके अंदर निकलता है। तो कैटरल इन्फ्लेमेशन श्लेष्मा झिल्ली में होती है। जैसे कई बार इसका एग्जांपल मैंने अभी बताया था, राइनाइटिस हो जाती है ठंडी हवा में जाने से, जुकाम लगने से। तो जुकाम किस में सूजन है, अंदर की श्लेष्मा के अंदर सूजन है, नाक के अंदर की, और उसके अंदर बहुत सारा तरल पदार्थ निकलता है श्लेष्मा के रूप में, जो हम जानते हैं अच्छी तरह से। बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस, एक्जुडेट यहाँ पर क्या होती है, म्यूकस यानी श्लेष्मा। श्लेष्मा बॉडी के अंदर कई पार्ट्स में, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें खूब सारा बनता है। श्लेष्मा गोबलेट सेल्स के अंदर बनता है, कलश कोशिकाएं जो कि इस श्लेष्मा झिल्ली के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर काफी मात्रा में श्लेष्मा बनती है। अब इसका एग्जाम्पल दें हम, तो जैसे दस्त हुआ, डायरिया हुआ, या जिसको हम बोल सकते हैं कैटरल एंट्राइटिस। कैटरल एंट्राइटिस क्या होती है, जिसमें बहुत सारा म्यूकस, दस्त के साथ म्यूकस आता है, उसको हम बोलते हैं कैटरल एंट्राइटिस। ये फिर राइनाइटिस इसके एग्जाम्पल है। राइनाइटिस का मतलब एक तरह से जुकाम, जुकाम, जुकाम में भी श्लेष्मा में सूजन आती है। श्लेष्मा में सूजन को हम क्या बोलते हैं, कैटरल इन्फ्लेमेशन। दूसरी इन्फ्लेमेशन हम एक्जुडेट के हिसाब से पढ़े हैं, तो एक्जुडेट के हिसाब से दूसरी इन्फ्लेमेशन है सीरस इन्फ्लेमेशन। सीरस इन्फ्लेमेशन, तो सीरस इन्फ्लेमेशन में जो तरल पदार्थ कैसा होगा, सीरस या एक्जुडेट के रूप में, एक्जुडेट के रूप में सीरम उपस्थित होता है। जब तो इस इन्फ्लेमेशन का नाम क्या है, सीरस इन्फ्लेमेशन। और ये देखने को मिलती है किसमें, इसकी इटियोलॉजी है, जैसे पॉक्स जो बीमारी होती है उसमें जो लीजन्स होते हैं उनके अंदर ये वाली इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। या फिर एफएमडी जो रोग होता है उसमें भी जो वेसिकल्स होते हैं उनके अंदर ये सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सीरस फ्लूइड उपस्थित होता है। कुछ रासायनिक पदार्थ हैं उनके कारण भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है, केमिकल्स के कारण भी हो सकती है, या फिर चोट या ट्रॉमा, ट्रॉमा के कारण भी ये हो सकती है। कौन सी, सीरस इन्फ्लेमेशन। तो सीरस मतलब सीरम, एक्जुडेट के रूप में सीरम जैसा पदार्थ उपस्थित होता है। अब हम चौथी इन्फ्लेमेशन की बात करें, तीसरी की, ये थी कैटरल थी अपनी फर्स्ट, सेकंड जो है वो सीरस है। हाँ, थर्ड की बात करें हम, थर्ड इन्फ्लेमेशन, और वो है फाइब्रिनस। तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक्जुडेट के रूप में क्या उपस्थित होएगा, फाइब्रिन। तो एक्जुडेट के रूप में, एक्जुडेट के रूप में फाइब्रिन उपस्थित, और इसका एग्जाम्पल है फाइब्रिनेशन, फाइब्रिनस जो इन्फ्लेमेशन है, इसकी जो इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया हो सकती है। बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है डिप्थीरिया का, कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, तो डिप्थेरिक इन्फ्लेमेशन होती है। वायरस की बात करें तो हर्पीस जो वायरस होता है, टेक्निकल इशू,
विल कंटिन्यू